अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी के हवाले से किन किन साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया था। लेकिन हिस्ट्री की तरफ जाने से पहले ज़रा सेल को डिफाइन कर लेते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। अब यहाँ जिंदगी से मुराद क्या है बच्चे? जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ मौजूद होती है उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही हम समटाइम लाइफ का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने वाले जो बेसिक यूनिट होते हैं वो भी सेल्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर तमाम फंक्शंस को कैरी करने वाले भी सेल्स हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं ये सेल्स दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। लाइफ की सारी एक्टिविटीज को कैरी करने वाले सेल्स होते हैं। सेल्स की डिस्कवरी के हवाले से पहला नाम रॉबर्ट हुक आता है। 1665 में इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था, और बच्चे डिस्कवर करने के लिए उसने बाकायदा एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी। उस माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंसेज उसने यूज किए थे। आज हम उन लेंसेज को आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी, मैग्निफिकेशन पावर उसके अंदर बहुत कम थी। उसने बच्चे एक दरख्त की कॉर्क यानी कि छाल का एक टुकड़ा अलग किया, और उसी टुकड़े को जब अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उस कॉर्क के पीस के अंदर उसको छोटे छोटे चैम्बर्स नजर आए थे। दीज चैम्बर्स लुक्ड लाइक अ हनीकॉम्ब, जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है और उसके अंदर छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं, वैसे ही शहद के मक्खियों के छत्ते की तरह उसको कॉर्क के अंदर ये सेल्स नजर आए थे। उसने बच्चे इन स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया था सेल्स का। इन सेल्स के अंदर उसको कुछ भी नजर नहीं आया, क्योंकि उसकी जो माइक्रोस्कोप थी उसकी पावर बहुत कम थी। इसी वजह से उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल, के सेल्स दर हकीकत क्या है, अंदर से खाली होते हैं और उनके आसपास एक थिक वॉल मौजूद होती है। सेल के अंदर अगरचे ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए ज्यादा मैग्निफिकेशन वाली माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जो रॉबर्ट हुक के पास नहीं थी। नेक्स्ट दूसरा साइंटिस्ट लॉरेंस ओकन का तज़किरा होता है। 1805 में उसने एक स्टेटमेंट पेश की थी, ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम आर कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स ऑफ सेल, कि दुनिया के अंदर पाए जाने वाली तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं सेल्स या वेसिकल पर मुश्तमिल होती हैं या सेल्स और वेसिकल से ओरिजिनेट होती हैं। नेक्स्ट जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने 1809 में एक स्टेटमेंट पेश की थी कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज, यानी किसी बॉडी के अंदर उस वक्त तक लाइफ हो ही नहीं सकती जब तक कि उसकी बॉडी को बनाने वाले पार्ट्स में सेल्स की टिश्यूज मौजूद ना हो, या नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज, या उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेलुलर टिश्यू से बनी हुई ना हो। नेक्स्ट बच्चे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फर्स्ट टाइम सेल्स में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? उसने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की थी उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा थी, लिहाजा उसने जब सेल को देखा तो सेल के अंदर उसको न्यूक्लियस नजर आ गया था। अब बच्चे न्यूक्लियस ही पहले क्यों नजर आया था? ऑर्गेनेलीज तो और भी बहुत सारी मौजूद होती हैं बच्चों। उसकी रीजन ये है कि जो न्यूक्लियस है दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली विद इन द सेल, और इसका कलर ज्यादा डोमिनेंट होता है। इसी वजह से उसको न्यूक्लियस ही फर्स्ट टाइम नजर आया था, और इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जो हुक का आइडिया था वो चेंज हो गया। हुक का आइडिया क्या था कि सेल इज एम्प्टी इनसाइड, लेकिन जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को दरियाफ्त कर लिया तब उसके आइडिया के अंदर चेंज आ गई कि सेल इज नॉट एम्प्टी इनसाइड, सेल अंदर से खाली नहीं होता। दो साइंटिस्ट और हैं, थियोडर शवान एंड शेलाइडन।
थियोडर शवान जो था वो बेसिकली zoologist था, जर्मनी का रहने वाला था। और जो शलाइडन था ये भी जर्मनी का रहने वाला था। ही वाज बॉटनिस्ट। थियोडर शवान ने एनिमल्स के बारे में 1839 में कुछ स्टेटमेंट्स पेश की थी। बिल्कुल इसी तरीके से 1838 में शलाइडन ने प्लांट्स के हवाले से ना कुछ स्टेटमेंट्स पेश की थी। बाद में जब इनका कंपैरिजन किया गया तो पता चला कि दोनों की जो स्टेटमेंट्स है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तब इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी बनाई थी। आज हम उसी थ्योरी को सेल थ्योरी का नाम देते हैं। इस सेल थ्योरी के अंदर तीन मेन पॉइंट्स हैं। नंबर वन, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी को या तो एक सेल बनाता है या फिर उनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है ही नहीं जिसकी बॉडी सेल पर मुश्तमिल ना हो। वायरस को इसी वजह से हम नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं, क्योंकि वायरस की बॉडी को बनाने में सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है सेल थ्योरी का, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। के जितने नए सेल्स बनते हैं वो खुद ब खुद नहीं बनते बल्कि पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। तीसरा जो पॉइंट है बच्चे वो ये है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म में सेल बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के तौर पर रोल प्ले करता है। रोडोल्फ विर्चू ने 1855 में इसी हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी। ही हाइपोथेसाइज्ड, मतलब यह उसने शुरू में एक हाइपोथेसिस बनाया था दैट न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। कि नए सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब बनते हैं तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। या कोई बैक्टीरिया है जब वो अपनी तादाद बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाता है? पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन होती है और उसी से नए सेल्स बनते हैं। और उसने बच्चे अपनी लैंग्वेज के अंदर इस स्टेटमेंट को ओमनिस सेलुला ई सेलुला का नाम दिया था। दैट आइडिया वाज कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। ये वो वक्त था जब दुनिया के अंदर एक कॉमन सा हाइपोथेसिस समझ लें या आइडिया समझ लें मौजूद था। उसका नाम था ए बायोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू दैट आइडिया कि लिविंग थिंग्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। यानी लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा होती हैं। ये आइडिया ए बायोजेनेसिस का आइडिया कहलाता था। बेसिकली ये आइडिया एक साइंटिस्ट ने पेश किया था, उसका नाम था रेडी। और ये उस टाइम का मोस्ट एक्सेप्टेड आइडिया था। लेकिन जब रोडोल्फ विर्चू ने ये स्टेटमेंट दी थी कि नए सेल्स सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद लिविंग सेल से ही बनते हैं, खुद ब खुद नहीं बनते, तो इसका ये आइडिया ए बायोजेनेसिस के आइडिया के बिल्कुल बरअक्स था। लॉयस पास्चर ने 1862 में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पेश किया था और विर्चू के हाइपोथेसिस को उसने बाकायदा सपोर्ट किया था। लॉयस पास्चर ने बैक्टीरिया के ऊपर काम किया था और उसने ये ऑब्जर्व किया था कि भाई नए बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ पहले से मौजूद बैक्टीरिया की डिवीजन से ही पैदा होते हैं, कभी भी खुद ब खुद पैदा नहीं होते। नेक्स्ट बच्चे ऑगस्ट वाइजमैन के बारे में देखते हैं। उसने 1880 में एक और स्टेटमेंट पेश की थी कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स हैव अ कॉमन ओरिजिन। कि इस वक्त जितने भी लिविंग सेल्स मौजूद हैं इन सब का ओरिजिन कॉमन है। यानी ये तमाम के तमाम लिविंग सेल्स एक ही ओरिजिन से अराइज हुए हैं, कॉमन ओरिजिन से अराइज हुए हैं, बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल। क्योंकि मौजूदा लिविंग सेल्स में और जो कॉमन ओरिजिन था इनका, उनके दरमियान बुनियादी सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, बेसिक सिमिलैरिटीज मौजूद हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से भी और मॉलिक्यूल्स के हवाले से भी।